हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन से रिलेटेड प्रश्न। देखो, आपने ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया तो पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन नहीं बताऊंगा। डिफिनेशन मैंने पहले ही बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी अपक्रिया में, देखो यहाँ पे बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, इन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण कैसे पहचानेंगे, अपचयन कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, अपचयन पदार्थ क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आज के बाद ये टॉपिक आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीकरण का होता क्या मतलब। ठीक है, ऑक्सीकरण में आप सिर्फ इतना समझना कि अगर किसी में भी ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, रिएक्शन हम देखेंगे और रिएक्शन में पता करेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, और कहाँ पे चेक करना है आपको, उत्पाद की साइड में चेक करना है। उत्पाद की साइड में आपको देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन का अलग होना, मतलब ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना जहाँ पे होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना आपका हो जाएगा अपचयन। ये आप कहाँ पे चेक करेंगे? ये अभिकारक में चेक करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है। ऑक्सीजन जहाँ से निकलेगा वहाँ पे अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा जहाँ पे निकल के, वो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। दूसरी चीज़ होता है आपका अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? देखो, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण, जो दूसरे का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कराए, ऑक्सीकरण कराए और स्वयं अपचयन करे, और स्वयं अपचयन करे, स्वयं अपचयन करे। ठीक है, उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। स्वयं अपचयन करे। उसके बाद आपका होता है अपचायक पदार्थ। क्या होता है अपचायक पदार्थ? क्या होता है? जो दूसरों का, जो दूसरे दूसरे का अपचयन कराए। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखे हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे जो दूसरे का अपचयन कराए, कराए और स्वयं ऑक्सीकरण करे, स्वयं ऑक्सीकरण करे, वो ऑक्सीकार अपचायक पदार्थ होता है। ऑक्सीकरण करे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचायक, देखो यहाँ डिफिनेशन आपसे मतलब नहीं, वो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिफिनेशन थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। मेन जो कैलकुलेशन है ना वो यहाँ पे, यहीं पे आपको पहचानना है ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है, अपचयन कहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहचानना है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Fe3, यहाँ पे लिखा है O4। ठीक है, यहाँ पे आकर देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe अलग अलग हो गया। इसके साथ में क्या था? ऑक्सीजन। इसके साथ में ऑक्सीजन था ना, पर ऑक्सीजन तो अलग हो गया। इसके साथ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अलग हो गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। देखो ये वाले में, ये वाले से ये वाला बन रहा है ना, खुद देखिए यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। अगर ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो ये आपका हो जाएगा अपचयन। हमने ऊपर इस चीज़ के बारे में बताया है कि जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा वो आपका अपचयन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, H2 लिखा है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है। और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। बस इतना ही तो आपको पहचानना है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे आयरन था, आयरन से यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन जैसे ही अलग होगा वो आपका अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन जिसमें जाके जुड़ेगा वो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इसमें अपचायक और अपचयन, वो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? ठीक है, सीधा सा मतलब है जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होता है।
तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ में हम लिखे भी थे जो दूसरों का ऑक्सीकरण कराए, ठीक है, दूसरों का ऑक्सीकरण कराए और स्वयं का अपचयन हो। तो किसका अपचयन हो रहा है? इसी का तो अपचयन हो रहा है, Fe3O4 का ही अपचयन हो रहा है। सीधा सा मतलब समझो, जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो यहाँ सीधा सा आपको लिख देना है Fe3O और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। अपचयन पदार्थ समझ लेते हैं क्या होता है। अपचयन पदार्थ क्या होगा? अपचयन पदार्थ, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या लिखे थे? इसका डिफिनेशन लिखे थे अपचयन पदार्थ में कि एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, एक अपचायक पदार्थ होता है। अपचायक पदार्थ, यहाँ चायक हो जाएगा। अपचायक पदार्थ क्या होता है? जिसका अपचयन कराए और स्वयं ऑक्सीकरण करे। तो ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? H2 ही तो कर रहा है। तो H2 आपका क्या हो जाएगा? H2 आपका हो जाएगा अपचायक पदार्थ। H2 आपका हो जाएगा अपचायक पदार्थ, ठीक है। चलो दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आप ये वाला देखेंगे, यहाँ पे CuO है और यहाँ पे Cu है। यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ में था, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन अलग होगा तुरंत वो कौन सा अपक्रिया हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अपचयन अपक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2O हो गया। इसके साथ में क्या जुड़ गया? इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। वो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अपचयन किस में हो रहा है? CuO से Cu में। ऑक्सीकरण किस में हो रहा है? H2O से H2O में। यहाँ पे अपचायक पदार्थ क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा अपचायक पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? जिसका अपचयन होता है वो आपका क्या हो जाएगा? जिसका अपचयन होगा वही आपका ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? CuO। तो यहाँ पे हो जाएगा CuO। अपचायक किसका होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो आपका अपचायक पदार्थ होता है। तो क्या है? H2। तो ये आपका हो जाएगा H2 हो जाएगा। सीधा सा मतलब, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो आपका अपचायक पदार्थ होता है। अगला रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे CO है, यहाँ से यहाँ बन रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लोग हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लोग हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई ना, ऑक्सीजन निकला। अगर ऑक्सीजन निकला है तो ये आपका हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ H2 था, H2 से क्या हो गया? H2O हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। एक में क्या हो गया? एक में अपचयन हो गया और एक में आपका क्या हो गया? एक में आपका ऑक्सीकरण हो गया। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ, और दूसरा आपको देखना है अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? CO2। तो यहाँ पे लिखेंगे CO2। अपचायक पदार्थ क्या है? H2। तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। अगले में देखेंगे इस वाले सवाल में, यहाँ पे Fe2O3 है। यहाँ पे देखो Fe अकेला है, मतलब ऑक्सीजन निकला है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अपचयन, अपचयन हो जाएगा। यहाँ 3CO2 था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक यहाँ पे पदार्थ, ऑक्सीकारक यहाँ पे पदार्थ। ऑक्सीका जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। Fe2O3, ये हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ होता है। तो क्या हो जाएगा? CO। तो यहाँ पे हो जाएगा CO हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे H2S लिखा है
और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड में यहाँ से ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, और ऑक्सीजन क्या हो गए, निकल गए इससे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये आपका है अपचयन, ये आपका हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। और यहाँ H2S में देखो, यहाँ पे H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है। जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि अपचायक पदार्थ हो जाएगा, अपचायक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2S का, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया H2S हो जाएगा। तो ये आपको ऑक्सीकरण और अपचायक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। स्टार्ट करते, जैसे यहाँ पे x, जहाँ पे x आपका क्या है, कोई तत्व है। यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, यहाँ पे Z लिखा है ना, इसको एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो तत्व के नीचे लिखा होगा उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये जो तत्व के ऊपर लिखा होता है, या तो यहाँ लिखा होगा या तो यहाँ लिखा होगा, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर से समझ आना, जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा परमाणु क्रमांक होगा, जो इसके ऊपर लिखा होगा वो द्रव्यमान संख्या होता है। फार्मूला क्या होता है जाएगा इसका, ठीक है। इसका फार्मूला होता है A बराबर P प्लस, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। ये P को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, P को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब यहाँ पे सब बराबर आखिर क्यों लिखे गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी इसको कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या तो इसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, या तो इसी को परमाणु भार कहा जाता है, या तो इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। एक फार्मूला भी यहाँ पे आपको याद करना है। ए आपका हो जाएगा, ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ए बराबर आपका परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस में n0 का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये एक फार्मूले की सहायता से हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो, जैसे पहला ही सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 11 Na, यहाँ पे 23। Na आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है सोडियम, ठीक है, ये आपका होता है सोडियम। यहाँ पे 11 लिखा है ना, ये जो नीचे लिखा होता है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 11। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, जो परमाणु क्रमांक होता है इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। मतलब इन सभी का मान कितना आ गया, इन सभी का मान आ गया 11। यहीं से क्लियर कर लो कि परमाणु क्रमांक तो 11 दिया है, परमाणु क्रमांक भी 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो ऊपर जो लिखा है ये आपका क्या है, तो इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा, ए बराबर फार्मूला हो जाएगा P प्लस में N और यहाँ पे 0। ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु भार कितना दिया, 23, यहाँ पर 23 लिखेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितना आया, 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, 11 को इधर भेज दो, हो जाएगा 23 माइनस में 11 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 23 में से 11 घटा देंगे, आ जाएगा 12,
और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सवाल में क्या क्या पता चल गया आपका। परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितना है 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 12 है, और परमाणु द्रव्यमान अगर पूछे कितना है तो 23 है। तो एक सवाल से आप 4-5 चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे सवाल में आते हैं। यहाँ पे लिखा 8 वो ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और 16 इसका परमाणु द्रव्यमान है। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सारी की सारी वैल्यू कितना दी है, तो प्रश्न में कितना दिया गया 8 लिखा है ना यहाँ पे 8। तो ये सारा का सारा वैल्यू कितना है 8 है। ऊपर जो लिखा है वो आपका ए का वैल्यू है, ठीक है। ए मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया 16। फार्मूले पे आते हैं। ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी प्लस में एन यहाँ पे 0। ए का वैल्यू यहाँ पे 16 है, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, प्लस में एन यहाँ पे नॉट। 8 को इधर भेजेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 8। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 8। ये हो गया आंसर। तो सवाल में क्या क्या पता चल गया। परमाणु क्रमांक 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में लिखा है 6C कार्बन है और यहाँ पे 14 लिखा है। ये आपका जो 6 है यह आपका परमाणु द्रव्यमान है और परमाणु क्रमांक है, और प्रोटॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये सारा का सारा वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ पे जो 14 लिखा है ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, इसका वैल्यू आ गया 14। फार्मूला लगाएंगे। ए बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये आपका कितना दिया 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 6 आ गया, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 इधर भेज दो, 14 माइनस में 6 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6 गया, ये हो जाएगा 8, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते, देखो यहाँ से थोड़ा से चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा है 20 कैल्शियम 40 कैल्शियम पे +2 चार्ज लगा है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक है, और ये आपका प्रोटॉनों की संख्या है। इन दोनों का वैल्यू कितना है, इन दोनों का वैल्यू है 20। यहाँ से गलत मत करना, यहाँ गलत होने के बहुत चांस है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों यहाँ पे बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना आएगा 20, लेकिन यहाँ +2 चार्ज लगा है, तो इसको आपको घटा देना है। 20 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, जो भी चार्ज लगा होगा, प्लस लगा है तो आपको माइनस करना है, माइनस लगा होगा तब आपको प्लस करना है। अब यहाँ पे निकाल देंगे, फार्मूला हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान ए बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 20 प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। 20 को इधर भेज देंगे, 40 में से 20 जाएगा, हो जाएगा 20, और ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यहाँ पे 16। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, कितना यहाँ पे 8। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो आपका हो जाएगा 8, यहाँ -2 है ना, तो इसको प्लस कर देंगे, +2, ये आपका हो जाएगा 10। फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर में P प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू यहाँ पे 16, P का वैल्यू 8, प्लस में न्यूट्रॉन का वैल्यू 16 इधर भेज देंगे, 8 तो माइनस हो जाएगा, बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 17 क्लोरीन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे हो जाएगा Z बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 17 माइनस यहाँ पे 1 है तो +1 कर देंगे, 17 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 18,
फार्मूला लगाएंगे ए बराबर में जेड प्लस में यहाँ पे ए बराबर में पी और प्लस में यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा। प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ 17 प्लस में न्यूट्रॉन की वैल्यू 35 माइनस में यहाँ पे 17 हो जाएगा बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 35 में से 17 गया, यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ संख्या। देखो फार्मूला होता है मोल बराबर फार्मूला होता है, मोल अगर निकालना हो तो फार्मूला होता है भार और बटे में होता है अणु भार होता है। ठीक है, भार बटे में अणु भार। इसको मोल को n से लिखते हैं, भार को छोटा w और अणु भार को छोटा m। प्रतीक के रूप में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जबकि अगर अणुओं की संख्या निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल N बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका Na और बटे में हो जाएगा आपका स्मॉल n हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे n गुणे में यहाँ पे Na। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n जो है ये तो आपका क्या है, ये आपका मोल है और Na जो है ये आपका अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो की संख्या है, अवोगाद्रो की संख्या है। और n आपका क्या है, ये आपका है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो ये आपका हो जाएगा दो फार्मूला और इसी फार्मूले की सहायता से आप हर सवाल को हल कर सकते हैं। n का मान कितना होता है तो Na बराबर हो जाएगा 6.02 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। 6.022 गुणे 10 की पावर 23, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट वैल्यू। अब ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला यूज कैसे करना है वो समझते हैं। जैसे पहला ही सवाल लिखा है 490 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 का सबसे पहले हम अणु भार निकाल लेते हैं। H2SO4 तो यहाँ पे हो जाएगा H का अणु भार होता है 1 पर यहाँ 2 लिखा है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर का होता है 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 लिखा है तो गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2, प्लस में यहाँ पे 32 हो जाएगा और प्लस में 16 चौको 64 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 4 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अणु भार कितना आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा 98। फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहला फार्मूला n बराबर में विलेय का भार और बटे में हो जाएगा अणु भार हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा विलेय का भार कितना दिया है तो ये दिया आपका 490, अणु भार कितना आ गया, ये आ गया आपका 98। 5 से गुणा करेंगे 5 8 40 और 5 9 45 में 4 जोड़ेंगे 49, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 5। ये आपका आ गया पहला आंसर। ठीक है, मोल कितना आ गया, ये आपका मोल है तो मोल का वैल्यू आ गया 5। अब हम निकालेंगे अणुओं की संख्या, तो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। फार्मूला हो जाएगा n बराबर में n गुणे में n और यहाँ पर a हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा आपका n का वैल्यू आ गया 5 गुणे में na का वैल्यू 6.022 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 5 0 हम 0, यहाँ पे हासिल लिख देंगे 1 और ये आपका हो जाएगा 5 छक्का 30। ठीक है, और यहाँ पर 1, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 5 0 हम 0, हासिल 1, 5 छक्का 30, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे गुणे 10 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ दशमलव 1 अंक इस साइड खिसका देंगे, हो जाएगा 3.01 गुणे 10 की पावर, यहाँ 1 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ 23 से 23 में 1 जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है लिखा है 120 ग्राम CH3COOH,
120 ग्राम है, इसका पहले अणु भार निकालेंगे। CH3COOH का अणु भार निकालेंगे स्मॉल m। C कार्बन, कार्बन का अणु भार होता है 12 प्लस यहाँ पे H का होता है 1, तो 3 गुणे 1 प्लस में C का हो जाएगा 12, O का हो जाएगा 2 बार लिखा है 16 प्लस 16 मतलब कि 32 और H का हो जाएगा 1। सबको जोड़ देंगे 12 और 3 जोड़ेंगे 15, 1 16 और 16 32 में 48, 12 60। कितना आ जाएगा? अणु भार आ जाएगा 60। अब इसका हम मोल निकालेंगे तो N बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार हो जाएगा। N बराबर भार कितना है 120, अणु भार कितना आ गया 60, 60 दूना 120, N बराबर आ गया 2। ये आपका आ गया मोल, पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर पे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा N बराबर में यहाँ पे N गुणे में यहाँ पे हो जाएगा Na हो जाएगा। यहाँ पे N बराबर में N की जगह पे 2 लिखेंगे, Na की जगह पे 6.022 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा N बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 0 2 छक्का 12 गुणे हो जाएगा 10 का पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। इसको और सही से लिखना चाहें तो N बराबर 0.1 अंक इधर खिसका देंगे तो 1.20 यहाँ पे 4 गुणे 10 का पावर 1 अंक इस साइड खिसका रहे तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है 360 ग्राम H2O, ठीक है। हमें दोनों निकालना है तो H2O का अगर हम अणु भार निकालते हैं, अणु भार निकालेंगे तो H का होता है 1 पर यहाँ 2 लिखा है तो गुणे में 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 और 2 एक कम 2, 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। N बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार। N बराबर भार कितना है 360, अणु भार कितना है तो ये है आपका 18। N बराबर 18 दूना 36, N का वैल्यू कितना आ जाएगा तो N का वैल्यू आ जाएगा 20। फार्मूला लगाएंगे N बराबर में N गुणे में यहाँ पे Na हो जाएगा, ये हो जाएगा N बराबर N की जगह पे 20 रखेंगे, Na की जगह पे 6.022 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा N बराबर में, देखो यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे 10 की पावर 23 है ना, एक 0 जोड़ देते हैं, 2 को गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 0 2 छक्का 12। देखो एक 0 यहाँ पे है ना तो 23 में एक 0 जोड़ देते हैं 10 का पावर 24 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो आपका सवाल है लिखा 1000 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हमें अणु भार निकालना पड़ेगा। M बराबर कैल्शियम का अणु भार होता है 40, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का होता है 16 पर 3 लिखा है, 16 3 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़े 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे N निकालेंगे तो फार्मूला भार बटे में अणु भार। N बराबर भार दिया गया 1000, अणु भार दिया गया है 100, काट पीट देंगे तो N बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला हो जाएगा N बराबर में N गुणे में यहाँ पे Na हो जाएगा। N बराबर में N की जगह पे 10, Na की जगह पे 6.022 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा N बराबर में यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ सीधा लिख देंगे 6.022 गुणे 10 की पावर 23 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पावर 10 की पावर 23 था, एक 10 यहाँ पे तो 23 में एक जोड़ दिए 24, बाकी जो जैसे भी लिखा है इस तरीके से लिख देना। तो चारों के चारों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अब आपको क्या करना है, बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी बुक में होंगे, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और इस तरह के टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। अगला टॉपिक जो होगा वहाँ पे नई चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।